सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 13 जनवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण और जानते हैं कौन सी खबरें हमारे लिए रहेंगी महत्वपूर्ण। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने कुछ खासकर अयोध्या में राम मंदिर को लेके जो महोत्सव सा बना हुआ है पूरे देश में, उसके बारे में है। और सब्जी, दाल और मसालों के दाम बढ़ने से खुदरा महंगाई 4 महीने सबसे ज़्यादा, मतलब जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। CPI, WPI, हमें ये जानना ज़रूरी है इकोनॉमिक्स में कि क्या है ये CPI, क्या है WPI और इसका असर कैसे पड़ता है हमारे ऊपर। खुदरा महंगाई में तेज़ी का दौर है। सब्जी, दाल और मसालों के महंगे होने से दिसंबर में खुदरा मुद्रास्फीति तेज़ी से बढ़कर 4 महीने के उस स्तर 5.59% पर पहुंच गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति नवंबर 2023 में 5.55% थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं की खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर 23 में बढ़कर 9.53% हो गई है। देखिए, कई कारणों से ये जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। चलिए आगे आते हैं। लोक सेवा और सुशासन का चेहरा। प्रशासनिक चिंतक डॉनहम ने कहा कि अगर हमारी सभ्यता नष्ट होती है तो ऐसा प्रशासन के कारण होगा। लोक प्रशासन एक ऐसी आवश्यकता है जिसकी उपस्थिति में समानता और स्वतंत्रता को कायम रखना आसान होता है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण समाज में संसाधनों और सेवाओं का न्यायपूर्ण वितरण ही सभी की समृद्धि का मूल मंत्र है। सिविल सेवा परीक्षा पाठ्यक्रम में इसी दृष्टि से 10 साल पहले बदलाव किए गए थे। हम बेसिकली गवर्नेंस है ना, वह समावेशी और सतत विकास के साथ सुशासन के मापदंडों को भी बेहतरीन स्वरूप देता है। सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र में जहां भारतीय समाज को समझना आवश्यक है, वहीं द्वितीय प्रश्न पत्र में सामाजिक न्याय और शासन को विस्तृत रूप से एक नए अंदाज और स्वरूप में प्रतियोगियों के लिए परोसा गया, जहां समता, स्वतंत्रता, सशक्तिकरण और वर्ग विशेष को एक नई ताकत देने की चिंता निहित है। वहीं भुखमरी और गरीबी से जुड़े तमाम दशकों पुराने संदर्भ सामाजिक न्याय के अंतर्गत एक नए चिंतन की ओर युवा पीढ़ी को ले जाते हैं। सिविल सेवक प्रशासन का आधार होते हैं, उन पर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं। देखिए मेरे साथियों, सिविल सेवक जो होते हैं, सिविल सर्वेंट्स, वो हमारे इस देश का पिलर है, इस देश का मजबूत पिलर है जो इस देश को बनाए रखा हुआ है अपनी सेवाओं के माध्यम से। और हमको एक अच्छा सिविल सेवक बनने के लिए एक अच्छा गवर्नेंस डिलीवर करना ज़रूरी है। इसलिए सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस जैसी टॉपिक्स को पढ़ाया जाता है। और पढ़ाया ही नहीं जाता है, हमें सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के बारे में भी पढ़ाया जाता है। इसका मतलब कि समाज का विकास हम गवर्नेंस के साथ साथ तमाम जितनी गलत चीज़ें हैं उनमें न्याय लाके भी कर सकते हैं। समाज तभी आगे बढ़ता है ना। आगे आते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 में 40 अंक के साथ भारत दुनिया में 50वें स्थान पर बरकरार है, जो सूरीनाम, युगवाना, मालदीव समेत कई देशों में समकक्ष खड़ा है। सिविल सेवा परीक्षा पाठ्यक्रम में सामान्य अध्ययन का चौथा प्रश्न पत्र नीति शास्त्र से संबंध है। यह प्रतियोगी मानस पटल और कार्मिक तथा सामाजिक दृष्टि के एक संतुलित अधिकारी होने की धारणा का समावेशन दिखता है। देखिए जो हमारा चौथा प्रश्न पत्र है वो एथिक्स के ऊपर होता है। और एथिक्स जो होता है मेरे साथियों, एथिक्स क्यों दिया हुआ था? एथिक्स इसलिए होता है ताकि हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज़ बनी रहे, हमारे अंदर चीज़ों को देखने का नज़रिया एक ह्यूमन के रूप में रहे। हम एक अच्छे लीडर बन सकें तभी हम अपने डिपार्टमेंट को चला पाएंगे। हम एक अच्छे सर्विस डिलीवरी वाले बन सकें, सर्विस डिलीवर करें हम एक अच्छे डिसीजन मेकर बन सकें ताकि हमारे सामने जो भी समस्या आए हम डिसीजन ले पाएँ, है ना। तभी देखिए एथिक्स में हमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, हमें एम्पैथी पढ़ाया जाता है, हमें सिंपैथी पढ़ाया जाता है, हमें तमाम प्रकार के
अलग अलग वैल्यूज़ का नॉलेज देने का प्रयास करा जाता है। और देखिए, सिविल सेवा को और बेहतर करने के लिए मिशन कर्मयोगी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू करा था, जिसमें मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत सिविल सर्वेंट्स को और बेहतर व्यक्ति बनाने का प्रयास करा जाएगा, और वो ताकि गुड गवर्नेंस को अपने अंदर क्वालिटीज़ लाएं। विश्व बैंक ने अपनी अध्ययन में पाया गया है कि जहां कहीं भी सिविल सेवा को राजनीतिक नेतृत्व द्वारा सशक्त किया गया, वहां बदलाव के लगभग हर मामले का नेतृत्व एक सिविल सेवक ने किया था। मतलब जहाँ पे देखिए पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव मिलकर काम करेंगे ना, और डिसीजन मेकिंग अच्छी रहेगी, तो देखिए विकास तो अपने आप झक मार के पीछे आ जाएगा। ब्रिटिश काल में प्रशासनिक सेवा की प्रवृत्ति भारतीय दृष्टि से लोक कल्याण से मानो परे ही रही है। हाँ देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे सिविल सर्वेंट्स, उनका पर्पस इंडियन डेवलपमेंट नहीं था, उनका पर्पस तो ऑब्वियस ही बात है उनके किंग क्वीन का था। ठीक है, जबकि अब देखिए ये तो देखना, ये हम जो जानने का प्रयास करें कि क्यों हो रहा है ये गुड गवर्नेंस मिशन कर्मयोगी क्यों ज़रूरत है हमें चीज़ की, ताकि हम जो ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट है वो हम बदलें, हम ब्यूरोक्रेसी के काम करने के तरीके को बदलें, तंत्र को हम समझने का प्रयास करें, बदलें। क्योंकि आज हमारी डिमांड है गुड गवर्नेंस, ना कि हम ब्रिटिश एरा वाले ब्यूरोक्रेट बन जाएं, है ना। इसलिए नए नए सिविल सर्वेंट्स में गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि वो अच्छी वैल्यूज़ लेके आगे बढ़ें, ताकि वो सिस्टम को चलाएं। दूसरी बात, वो समाज को भी बना के रखें, है ना, समाज को भी बना के रखें। सितंबर 2020 से मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम में सृजनात्मक, रचनात्मक, कल्पनशील, नव प्रवर्तनशील, प्रगतिशील और सक्रिय तथा पेशावर लोक सेवक विकसित करने के लिए एक घोषणा दिखाई देती है ना। सरकार 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की चाहत रखती है, मगर ये तभी संभव है जब लोक सेवा में बेहतरीन और बड़े सुधार किए जाएं। अब देखा आपने कि हमें ज़रूरत क्यों है इन सब चीज़ों की। हमें ज़रूरत गुड गवर्नेंस की इसलिए है कि गवर्नमेंट भले कितनी इनिशिएटिव ले आए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, देश के लिए हम कितना भी डिप्लोमेसी कर ले दुनिया भर की, अगर हमारे अंदर का जो इनर सर्कल है वो अच्छा नहीं होगा, ये मतलब हमारा देश का सिस्टम वो अच्छा नहीं होगा, यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा, तो ये जो बाहर का शेल है, हम दिखावा कितना भी कर लें, हम कितना भी खर्चा कर लें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे हम कितना भी डिप्लोमेसी कर लें, ये शेल कमज़ोर ही रहेगा। तो हमको अंदर का कोर मजबूत करना होगा, उसी के बाद जो इफ़ेक्ट आएगा वो हमारा पूरा शेल स्ट्रांग रहेगा, है ना। चलिए आ जाते हैं पूर्वाग्रहों की कड़ियाँ। समाज में ऐसी धारणाओं की वजह से ना जाने कितनी मुश्किलें अपनी जटिल स्वरूप में कायम हैं, जिनका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। किसी परिवार में बेटी के जन्म को लेकर उसकी माँ को जिम्मेदार मानना भी ऐसा ही धारणा है, जिसकी वजह से ना जाने कितनी महिलाओं को परिवार और समाज में मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। लेकिन जानते हैं साथियों, बहुत से परिवारों में ये मानसिकता होती है कि लड़के होने से शुभ है, मतलब कि लड़के जो हैं वो हमारे आगे वंश को आगे बढ़ाते हैं और हमारे परिवार को मजबूत रखते हैं दुनिया भर का। और आज भी गाँव कुछ ऐसे लोग हैं मानसिकता के जो मानते हैं कि लड़की होना अभिशाप है। अब ये लड़का लड़की जब हो जाते हैं, फिर अगर हमारी लड़की होगी किसी घर में, तो ये प्रयास करते हैं लोग कि अपना जो भी आरोप है वो महिला पे लगाते हैं कि आप ही की वजह से ही हुआ है, लड़की हुई है। क्योंकि बायोलॉजिकली ये प्रूव हो चुका है, बायोलॉजिकली ये प्रूव हो चुका है कि लड़का होना या लड़की होना टोटली जेनेटिकल होता है, और इसमें किसी का भी 1% का हाथ नहीं होता है। फिर भी समाज में ये एक मिथ फैला हुआ, तो मिथ फैला हुआ है ना। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐसे मामले में समाज को आईना दिखाया है कि बेटी के जन्म को लेकर प्रचलित धारणाएं विज्ञान के लिहाज से झूठ पर आधारित हैं, है ना। ये बायोलॉजी में कहा गया है कि महिला के हाथ में नहीं है कि उसको जो भी बच्चा होगा वो महिला होगी या पुरुष होगा। आमतौर पर वह निराधार बातों को भी सच मानकर इसी महिला के खिलाफ अक्सर संवेदनहीनता के हद पार कर जाते हैं। यही वजह है कि अदालत में ऐसे लोगों को शिक्षित करने की जरूरत बताई है, जो अपने वंश वृक्ष को सुरक्षित रखने
की जिम्मेदारी अपनी बहुओं पर थोपते हैं और उन्हें प्रताड़ित करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया ना कि ये बस एक मिथ है ना, हर कोई इसी के पीछे भागे जा रहा है, ठीक है। जबकि अच्छी तारीख में लड़कियां हर तरीके से सक्षम हैं अपने परिवार को बनाने में, अपने घर को बनाए रखने में, है ना। पारिवारिक से लेके आर्थिक सभी मामलों में महिलाएं, लड़कियां मजबूत हैं और देश के समाज में कई ऊंचे पदों पे मौजूद हैं। लड़कों के बराबर लड़कियां कमाती हैं और लड़कों के बराबर जिम्मेदारियां भी ले रही हैं। तो हमें ये मिथ्स जो हैं आपके ना, पूर्वाग्रह, इनसे आगे जाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये सिर्फ एक रूढ़िवादी मानसिकता है, ये समाज को रोकने का प्रयास करती है। अब हम कैसे करेंगे? हम करेंगे काउंसलिंग के माध्यम से, साइकोलॉजिकल और सेशंस के माध्यम से, जो हम स्कूल लेवल पे, गांव लेवल पे, इवन शहरों में भी समाज में कंडक्ट कराते रहें। विवाह के बाद दहेज की अत्यधिक मांग करके प्रताड़ित करना भी, इन सब चीज़ों का ना एक समाज में जो नेगेटिव चीज़ें आज भी बनी हुई हैं, दहेज मांगना, फिर महिला का मतलब हर प्रकार से प्रताड़ित करना, ये हम सोशल काउंसलिंग के माध्यम से ही सही कर पाएंगे। हमें लोगों का माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। कानूनों से कुछ नहीं होता है, कानून लोग मानते भी नहीं हैं इतना ज़्यादा। चलिए, बाकी जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं आप खुद से भी उनका अध्ययन करिएगा। जितना मेरे को ज़रूरी लगा हमने वही डिस्कस करने का प्रयास करा। इसके अलावा आप पूरे अखबार से रूबरू होइएगा। भारत की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 7.2% के बीच रहने की उम्मीद है। ये मैंने पिछले आर्टिकल में आपको बताया भी था। हाउडी हमले गाजा व यूक्रेन पर जताई चिंता, मतलब बेसिकली डिप्लोमेसी में यूएस से जो हाल ही में हाउडी हमला करते हैं उसको लेके है। यमन में यूएस ने स्ट्राइक करा था हाउटी रेबेलियंस पे। चलिए साथियों, आज के लिए इतने ही रखते हैं और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।